भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइबर स्कैम के बारे में, जो हर दिन नई नई तरकीबों से लोगों को फांसने के लिए उभर कर सामने आ रहा है। ये स्कैमर्स सीधे आपके दरवाजे तक तो नहीं आते, लेकिन आपके फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए आपके जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं। आजकल इस तरह के मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और आज हम जानेंगे कैसे ये साइबर ठग काम करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वृंदा आपका स्वागत करती हूँ भारतीय न्यूज़ के चैनल टेक वार्ता में, जहाँ हम हर हफ्ते नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के टेक वार्ता का सफ़र। साइबर स्कैमर्स के शिकार हुए मासूम लोगों की कहानियां सुनकर दिल दहल जाता है। ये ठग बेहद चालाकी से लोगों को नए नए तरीके से अपने जाल में फंसाने लगे हैं। आजकल स्कैमर्स लोगों को कॉल करके खुद को सरकारी एजेंसी से जुड़ा बताते हैं और किसी न किसी तरह से पैसों की मांग करते हैं। कभी कभी वे आपके मोबाइल सर्विस को काटने की धमकी भी देते हैं। इनके लिए डर का माहौल बनाना सबसे प्रभावित तरीका है, जिससे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए ये स्कैमर्स अक्सर ज़रूरी सेवाएं जैसे बिजली या इंटरनेट को काटने की धमकी देते हैं। साथ ही कुछ मामलों में तो लोगों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। इनकी योजना इतनी चतुराई से बनाई जाती है कि लोग बिना सोचे समझे इनके झांसे में आ जाते हैं और अपने मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। इसी बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है। ट्राई ने लोगों को चेताया है कि एक नए प्रकार का स्कैम सामने आया है, जिससे कॉल करने वाले खुद को टेलीकॉम विभाग से बताकर मोबाइल सेवा बंद करने की धमकी देते हैं। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी कॉल उनकी तरफ से नहीं की जाती। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई ने एक सुझाव दिया है कि ऐसे कॉल्स को संचार साथी पोर्टल पर रिपोर्ट करें। इसके ज़रिए इन स्कैमर्स पर निगरानी रखी जा सकती है और कार्यवाही की जा सकती है। इसीलिए अगर कभी कोई व्यक्ति आपको धमकी देकर पैसे मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसे रिपोर्ट करें। भारत में साइबर ठगी के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और सरकारी आंकड़े इसे साफ दिखाते हैं। जनवरी से अप्रैल 2024 तक डिजिटल अरेस्ट स्कैम के कारण भारत को करीब 120.3 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के अपने 115वें एपिसोड में साइबर अपराध के बारे में चिंता जताई है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक ऐसा खतरा बन चुका है जो हमारे समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस स्कैम में स्कैमर्स पीड़ितों को फ़ोन करते हैं और खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं। वे लोगों पर फर्जी आरोप लगाकर कहते हैं कि यदि वे इन आरोपों से बचना चाहते हैं तो उन्हें पैसे देने होंगे। अक्सर लोग डर के कारण इनके झांसे में आकर पैसे दे भी देते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के अनुसार साइबर अपराधों के कारण होने वाले नुकसान में सबसे ऊपर ट्रेडिंग स्कैम है। इस साल की पहली तिमाही में लोग 1420.48 करोड़ रुपए ट्रेडिंग स्कैम के कारण गंवा चुके हैं। ये ठग लोगों को शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दूसरे वित्तीय माध्यमों में निवेश करने का झांसा देते हैं। जब लोग इनमें निवेश करते हैं तो उनके पैसे स्कैमर्स के हाथ में चले जाते हैं। वहीं रोमांस और डेटिंग स्कैम भी ठगी के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों से 13.23 करोड़ रुपए की ठगी केवल रोमांस स्कैम के ज़रिए हुई है। इन मामलों में स्कैमर्स लोगों के साथ फर्जी रिश्ते बनाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं।
साइबर अपराध आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसमें ठग मासूम लोगों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत में कई तरह से साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसे डिजिटल अरेस्ट, स्कैम और फर्जी सरकारी कॉल जो लोगों को डराकर या फर्जी पहचान के साथ धोखा देने का काम करते हैं। ये ठग सिर्फ एक खास समूह को ही निशाना नहीं बना रहे, बल्कि अब तो इनके तरीके इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कोई भी इनकी जाल में फंस सकता है। आइए इन स्कैमर्स के काम करने के तरीके, नए ट्रेंड्स और इनसे बचने के कुछ आसान तरीके समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट स्कैम हाल ही में काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसमें लोगों को किसी सरकारी अधिकारी के रूप में कॉल की जाती है, जैसे कि प्रवर्तन निर्देशालय या आयकर विभाग के अधिकारी के नाम से। कॉल करने वाला व्यक्ति आरोप लगाता है कि आपने कोई गलत काम किया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध लेन देन, और इस मामले को सुलझाने के लिए तुरंत पैसे की मांग की जाती है। ये ठग अक्सर कहते हैं कि उनके पास आपके खिलाफ सबूत हैं और वे धमकियों का इस्तेमाल करके डराने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मामलों में कई बार ठग वीडियो कॉल पर जोर देते हैं ताकि वे फर्जी पहचान या सरकारी अधिकारी की तरह दिख सकें। वे कहते हैं कि यदि तुरंत पैसे नहीं दिए गए तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, जिससे लोग घबराकर उनकी बात मान लेते हैं। ठग अब कई तरह की नई तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं जो डर और घबराहट पैदा करते हैं, जैसे ठग खुद को भारतीय रिजर्व बैंक या आपके बैंक का अधिकारी बताकर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। वे कहते हैं कि खाते को तुरंत बंद किया जा सकता है और इसे बचने के लिए आपको शुल्क की मांग की जाती है या बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश भी की जा सकती है। आजकल ठगों के पास कई तकनीकी साधन हैं जिससे वे अपने स्कैम्स को अधिक वास्तविक बना देते हैं। इनमें से एक है कॉलर आईडी स्पूफिंग, जिससे वे अपना नंबर छिपाकर किसी सरकारी एजेंसी या नामी संगठन का नंबर दिखाते हैं, जिससे लोग उनकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कुछ मामलों में ठग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आवाज़ की नकल और डीप फेक तकनीक का सहारा लेते हैं ताकि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की नकली वीडियो बनाई जा सके। उदाहरण के लिए ये लोग किसी बड़े अधिकारी की फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि तुरंत एक्शन लें। सोशल मीडिया भी ठगों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। कई ठग संभावित शिकारी की जानकारी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से निकालते हैं। किसी की पोस्ट्स, लोकेशन टैग्स और साझा की गई रुचियों से ठगों को पता चलता है कि उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल कैसी है और फिर वो उसी के हिसाब से कहानी बनाते हैं। रोमांस और डेटिंग स्कैम्स में भी सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इनमें ठग नकली प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और फिर अचानक से किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसों की मांग करते हैं। भारत में अकेले रोमांस स्कैम्स के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ है। साइबर स्कैम्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C एक ऐसा केंद्र है जो राज्य कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर साइबर क्राइम अपराध से निपटने में मदद करता है। सरकार ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया है, जहां लोग गुमनाम तरीके से साइबर अपराध की शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल ने स्कैम गतिविधियों के पैटर्न को समझने में मदद की है और अधिकारियों को बड़े साइबर अपराध नेटवर्क्स पर कार्रवाई करने का मौका भी देती है। साइबर स्कैम्स से खुद को कैसे बचाएं? हालांकि सरकार, एजेंसी और टेलीकॉम कंपनियां साइबर क्राइम को कम करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत सतर्कता भी ज़रूरी है। कुछ आसान सुझाव हैं, जैसे सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें,
अपने सभी डिवाइसेस में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन रखें। सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी न दें। निजी जानकारी साझा करने से बचें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ये एक अतिरिक्त सुरक्षा कदम है। लिंक ध्यान से देखें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। परिवार और दोस्तों को शिक्षित करें। जिन लोगों को इन धोखाधड़ी के तरीकों का पता नहीं है, उन्हें सतर्क करें। जैसे जैसे साइबर स्कैम्स जटिल हो रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी हो गया है। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सरकारी संगठनों और निजी कंपनियों को वेबिनार आयोजित करने चाहिए। शैक्षिक वीडियो बनानी चाहिए और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी फैलानी चाहिए, ताकि लोग धोखाधड़ी को पहचान सकें और उनसे बचाव कर सकें। भारत में साइबर स्कैम्स का लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। ठग अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग, डीप फेक तकनीकी और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को धोखा देना आसान हो गया है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स और ट्रेडिंग स्कैम्स के मामलों से ये साबित होता है कि सतर्कता और जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। सभी को खुद भी सतर्क रहना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी देनी चाहिए, ताकि कोई भी साइबर अपराध का शिकार न बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और कई दिलचस्प विषयों पर वीडियो ला सकें। मिलते हैं आपसे अगले बुधवार टेक वार्ता के अगले एपिसोड के साथ, और अब लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।